हेलो एवरीवन, शांति गोल्ड के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में मैं इस कंपनी का यहाँ पे एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, ताकि सभी इन्वेस्टर्स को हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं, इस कंपनी की मैनेजमेंट तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट यहाँ पे लगभग 60 से 70% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रही थी FY 27 के अंदर। बात करूं वॉल्यूम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो अराउंड 40% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट कर रही थी। एंड बात करूं इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो 7 to 8% के आसपास का इबिटा मार्जिन का गाइडेंस था। एंड यदि बात करूं पैट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो लगभग 3.5 से 4% के आसपास का पैट मार्जिन का गाइडेंस था। एंड यदि बात करूं कैपेसिटी एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो इनके पास एक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी 2700 केजी पर एनम की। इनका गाइडेंस था कि इनकी दो नई कैपेसिटी आ रही है, बिकॉज आईपीओ से इन लोगों ने लास्ट ईयर ही पैसा रेज किया था। तो उनका टारगेट था कि नई नई कैपेसिटी इनकी, लाइक यू कैन से, आई थिंक मुंबई में एक दूसरी कैपेसिटी आएगी 4000 केजी पर एनम की, और एक दूसरी कैपेसिटी जयपुर में 1200 केजी पर एनम की। तो टोटल इनकी कैपेसिटी लगभग 7900 केजी पर एनम के आसपास की हो जाएगी। ये इनका गाइडेंस था FY 27 के पर्सपेक्टिव से। अब एक बार देखते हैं इनकी एक्चुअल डिलीवरी कैसी हुई है, और जो क्वार्टर वन के अंदर डिलीवरी हुई है उसको एक बार हम लोग जो गिवन गाइडेंस है उसे एक बार डिटेल में कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे। तो कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, एक बार मैं उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि हम लोग बेटर वे में कंपैरेटिव एनालिसिस अच्छे से कर सकें। तो आई थिंक स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो इनका रेवेन्यू वाई ऑन वाई यहाँ पे 145% से ग्रोथ किया है। मतलब गाइडेंस 60-70% का, एक्चुअल ग्रोथ यहाँ पे 145% से। बात करूं इनके लाइक आपका ग्रॉस मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो इनका ग्रॉस मार्जिन है 10.90% के आसपास का। बात करूं इबिटा के पर्सपेक्टिव से, तो इनका इबिटा यहाँ पे ग्रो किया है लगभग 39% से, और इबिटा मार्जिन है 10% के आसपास का। बात करूं पैट के पर्सपेक्टिव से, तो पैट के अंदर यहाँ पे वाई वाई 47% से ग्रोथ हुई, पैट मार्जिन है 7.1% के आसपास का। और यदि बात करूं वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से, तो इनका लाइक करंटली इन लोगों ने जो क्वार्टर वन में वॉल्यूम प्रोसेस किया, लगभग 522 केजी का वॉल्यूम प्रोसेस किया है। मतलब इनका जो एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी था अंधेरी वाला, जहां पे लगभग 2700 केजी पर एनम की कैपेसिटी थी, तो क्वार्टरली लगभग यू कैन से आपका कितना बनेगा, मतलब उसकी पर्सपेक्टिव से यदि मैं 522 केजी का लगाऊं क्वार्टरली, तो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ रहा है लगभग 80% के आसपास में। तो ठीक है, आपकी एक्जिस्टिंग कैपेसिटी आपने एक यू कैन से एक अच्छे खासी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पहुंच चुके हो। तो आपकी जो नई कैपेसिटीज हैं, भले ही आपकी जो मारोल वाली मुंबई वाली कैपेसिटी है उसका भी स्टेटस जानना होगा कि वो कब लाइव हो रही है। आपकी जो जयपुर वाली फैसिलिटी है उसका तो इन लोगों ने बताया था सितंबर में लाइव होने का, बट मारोल की फैसिलिटी यहाँ पे क्वार्टर वन के अंदर लाइव होने का उन लोगों ने अपना गाइडेंस दिया था। रेवेन्यू स्प्लिट की बात कर लें, तो डोमेस्टिक इनका रेवेन्यू 96% है, इंटरनेशनल बिजनेस से केवल 4% के आसपास का इनका यहाँ पे डिलीवरी हुआ है। थोड़ा और उनको डिटेल में पैरामीटर को समझने की कोशिश करें, तो आई थिंक इस वाले स्लाइड से बेटर स्लाइड हमें, लाइक एक बार इनका ग्रॉस मार्जिन पे क्लैरिटी देखते हैं, बिकॉज यार इनके ग्रॉस मार्जिन जो आए हैं ना 10.90% के आसपास में, वो मेरे को थोड़ा यू कैन से सस्टेनेबल यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ते हैं। नॉर्मली हम लोग जो स्काई गोल्ड का कॉनकोल पढ़ते हैं, या फिर स्काई गोल्ड के बिजनेस के बारे में जानते हैं, या फिर जो दूसरे B2B मैन्युफैक्चर के बारे में जानते हैं, तो वहाँ पे ग्रॉस मार्जिन वही लगभग 8.5 से 9% के आसपास दिखाई पड़ता है। इनका ग्रॉस मार्जिन कैसे आ गया 10.90% के आसपास में, वो एक बार देखना पड़ेगा। तो एक बार इनका जो कॉनकॉल है शेड्यूल्ड है आपका 14 अगस्त को कॉनकॉल शेड्यूल्ड है। तो एक बार कॉनकॉल से क्लैरिटी मिलेगी कि इनका लाइक ग्रॉस मार्जिन इस तरह से यहाँ पे कैसे आ रहा है। थोड़ा डिटेलिंग करने के लिए एक बार डिटेल्ड पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं यार, तो यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी ग्रॉस मार्जिन के अराउंड। तो देखा जो रेवेन्यू इनका आया है वो तो चलो ठीक है, हमने डिस्कस किया 145% का रेवेन्यू ग्रोथ रेट है। इनका जो सीओजीएस है, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, वो यहाँ पे लाइक यदि मैं इनका एक साथ में इन्वेंट्री लॉस भी हुआ है लगभग आई थिंक 13 करोड़ रुपए के आसपास का। तो यदि मैं इनका इन्वेंट्री लॉस और साथ में जो आपका सीओजीएस है उनको दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो 638 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपीस के आसपास का आपका यू कैन से ग्रॉस कॉस्ट पड़ती है आप। तो यदि मैं उसका ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करना चाहूँ, तो वही 10.90% के आसपास में है। बट यदि मैं इन्वेंट्री लॉस जो हुआ उसको एक्सक्लूड कर दूं 13 करोड़ को, तो इनका ग्रॉस मार्जिन बनता है आई थिंक लगभग 12.70% के आसपास में। तो यदि इन्वेंट्री लॉस को हटा दूं मैं, जो आई थिंक आपने तो देखा ही होगा लास्ट के काफी क्वार्टर में लोगों को इन्वेंट्री गेन मिला था, तो चलो मैं इन्वेंट्री लॉस को यहाँ पे हटाता हूँ, इनका ग्रॉस मार्जिन 12.70% का बन रहा है। वो कैसे बन रहा है इनका 12.70% का ग्रॉस मार्जिन, एक बार देखना पड़ेगा कॉनकॉल के अंदर। मतलब मेरे को तो ये चीजें यू कैन से बाई नहीं हो रही है कि 12.70% का ग्रॉस मार्जिन कोई ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बना सकता है क्या? तो जब मैन्युफैक्चर करके किसी रिटेलर को देंगे, रिटेलर भी तो वहां पे अपना ग्रॉस मार्जिन बनाएगा ना 10-12% के आसपास का। मतलब यदि सपोज करो वो 12-13% के आसपास का ग्रॉस मार्जिन बना रहा है, तो आपका टोटल मेकिंग चार्जेस कितना हो गया? 25-26% के आसपास बन गया ना। तो वो यहाँ पे एक मेरे को डाउट है, वो एक बार क्लियर करना पड़ेगा कॉन्कॉल के अंदर कि इनका ग्रॉस मार्जिन आया कैसे, लाइक इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके पीछे की गणित क्या है। हाँ, जो बाकी के एक्सपेंसेज हैं, लाइक इनका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यहाँ पे भी ठीक है, लाइक 1.5 करोड़ से 1.6 करोड़ से 2.2 करोड़ तक की मतलब जंप है, अराउंड 50-60% के आसपास में।
एंड आपका अदर एक्सपेंसेस के अंदर भी अच्छा खासा जंप है। मतलब ओवरऑल जो इनका EBITDA ग्रोथ किया 39% का, बट EBITDA का मार्जिन भी 10% के आसपास में है। ये भी मेरे को डाउट है, क्या EBITDA मार्जिन इतना बन सकता है? बिकॉज़ आपका इन्वेंटरी लॉस आपने बुक किया है, उसके बावजूद आपने लाइक 10% का EBITDA मार्जिन बनाया, दैट्स अ ग्रेट थिंग। क्या ये सस्टेनेबल है? कितना लेवल हो सकता है? बिकॉज़ लास्ट कॉन कॉल के अंदर तो यही बताया गया था मैनेजमेंट ने, जो पंकज जी हैं इनकी मैनेजमेंट में, उन्होंने तो यही बताया था कि यार हमारा जो सस्टेनेबल EBITDA मार्जिन होगा 7 से 8% का आसपास बनेगा। और हमारा पैट मार्जिन लगभग वही 3.5 से 4% के आसपास में सस्टेनेबल है। तो ये 10% का एबिटा मार्जिन, ये डाउट है मेरा तो इसमें। अब यदि बाकी के पैट का मार्जिन का भी आपका आया है 7.7% के आसपास का, तो अब वो भी एक बार दिक्कत है। नॉर्मली हम लोग पहले ही कंसिडर कर रहे थे लाइक इनका जो इन्वेंटरी गेन मिल रहा था उसकी वजह से इनके एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन बढ़ रहे थे। बट इस बार भी इन लोगों ने लाइक इस तरह से डिलीवरी करी है, तो यहाँ पे यू कैन थोड़े डाउट्स आ रहे हैं। देखते हैं वो डाउट्स कैसे क्लियर करते हैं कॉन कॉल के अंदर। इन लोगों ने अपने शायद कुछ कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से भी कुछ अपना क्लैरिटी दिया है कैपेसिटी एक्सपेंशन का। आई थिंक इनका जो बिजनेस अपडेट आया है ना, लाइक उसके अंदर मैं देख रहा था, लाइक मीडिया रिलीज के अंदर इनकी आई थिंक कैपेसिटी लाइव हो गई है आपकी 4000 केजी वाली, लाइक आपकी मैरोल मुंबई वाली। आई थिंक ये बोल रहे हैं कि शुरुआत में हम लोग उसको फेज 1 के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसको लाइक रैंप अप करेंगे बाद में। ठीक है, अच्छी बात है, इनकी यदि कैपेसिटी आ जाए तो बहुत अच्छी। तो लाइक ये मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी लाइक क्वार्टर 1 के नंबर्स के बारे में कि क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो रिजल्ट देख के तो ठीक है, मतलब आपने धंधे का ग्रोथ रेट 145% से किया है, दैट इज ओके। वो नंबर देख के वो अच्छा फील हुआ कि यार आपने धंधे का ग्रोथ रेट 60-70% के गाइडेंस को आपने डबल अचीव किया है। बट कहाँ पे दिक्कत लगी मेरे को? इनकी ग्रॉस मार्जिन में और साथ में इनके एबिटा मार्जिन में। मतलब ग्रॉस मार्जिन में दिक्कत है तो फिर आपका एबिटा मार्जिन में दिक्कत आएगी और आपके पैट मार्जिन में दिक्कत आएगी। अब तक ग्रॉस मार्जिन इनके इसलिए खराब थे बिकॉज़ आपका इन्वेंटरी गेन मिल रहा था। बट आपका क्या एक्चुअल में जो ग्रॉस मार्जिन है आपका 12.70% के आसपास का, क्या वो सस्टेनेबल है? तो उसकी क्लैरिटी एक बार कॉन कॉल में लेनी पड़ेगी, लाइक इसमें किस तरह से लाइक मैनेजमेंट यहाँ पे अपना क्लैरिटी देता है। वो लाइक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को यहाँ पे कंसर्न दिखाई पड़ता है बिकॉज़ जो हमने लाइक स्काई गोल्ड का भी देखा है, दूसरे मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेसेस का भी देखते हैं। आपकी जो सस्टेनेबल ग्रॉस मार्जिन बनते हैं वही 8.5, 9, सवा 9, 9.5% के आसपास का बन जाता है। बट आपका तो एबिटा 10% का बन रहा है, तो वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है। ऑल्दो इन लोगों ने बोला है अपनी मीडिया रिलीज के अंदर कि इन लोगों ने एक्जिस्टिंग कस्टमर का बड़ा एक वॉलेट शेयर लिया है, ब्राइडल ज्वेलरी के अंदर इन लोगों ने एंटर किया है, नए कस्टमर्स को एक्वायर कर रहे हैं। बट अगेन लाइक यदि आप 12-13% का ग्रॉस मार्जिन बनाओगे तो फिर जो इसको आप माल दे रहे हो बना के, वो भी तो बेचारा बनाएगा ना 12-13% ग्रॉस मार्जिन, उसके भी तो खर्चे हैं। उसको भी तो अपना एबिटा मार्जिन बनाना ना 7 से 7.5% के आसपास का। तो फिर आपका मेकिंग चार्जेस वही 25% पे चला जाता है। तो क्या आप सारी ऐसी ज्वेलरी बनाते हो क्या जिसपे मेकिंग चार्जेस 25% होते हैं? वो थोड़ा एक डिफिकल्ट है, एक बार देखना पड़ेगा किस तरह का इनका कॉन कॉल में आउटपुट रहता है। एंड साथ में मेरे को एक और कंसर्न लगता है, इन लोगों ने तो लास्ट कॉन कॉल में क्लियर कर ही दिया था कि इनकी कोई हेजिंग पॉलिसी नहीं है। मतलब कस्टमर का ऑर्डर आया, खरीदा और उसको बना के दे दिया। तो ये भी एक फैक्टर देखना पड़ेगा कि ये लोग हेजिंग पॉलिसी अपने स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिकॉज़ आपने सपोज़ करो गोल्ड खरीद के रखा है कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड, आपका यू कैन से आपने हेज नहीं कर रखा है और साथ में यदि सपोज अगर गोल्ड के प्राइसेस शार्पली करेक्ट हो जाते हैं 15-25-30% से, तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इन्वेंटरी लॉस बुक करना पड़ जाएगा। जैसे इन लोगों ने क्वार्टर 1 के अंदर 13 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेंटरी लॉस बुक कर रखा है ना, वो वाला फैक्टर आ जाता है। तो वो वाला एक इनको चीज पूछना, ऑल्दो इन लोगों ने अपना जो अकाउंटिंग मेथड था, पहले वो लोग FIFO मेथड यूज करते थे अपना इन्वेंटरी अकाउंटिंग वाले मेथड में। अब इन लोगों ने लास्ट लाइक क्वार्टर 4 के रिजल्ट में अपडेट दिया था, लाइक वेटेड एवरेज प्राइस इन लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। पूरे क्वार्टर के अंदर सारा गोल्ड खरीदा उसकी परचेज प्राइस, और पूरे क्वार्टर के अंदर जो आपने गोल्ड ज्वेलरी बेची दैट इज सेल्स प्राइस। वो वाला मेथड इन लोगों ने लाइक अपना यूज करना स्टार्ट किया है। तो ठीक है, मतलब एक्चुअल में जो हम लोग बाकी जो बिजनेसेस हैं जहाँ पे अराउंड 100% के आसपास में हेजिंग होती है, 95% 100% के आसपास में हेजिंग होती है, वहाँ पे हमें जो कंपनी का धंधा ऑपरेट हुआ है ना, उससे जो बिजनेस जनरेट हुआ, उससे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ ना, उसकी क्लैरिटी मिलती है। भले आप टाइटन की बात करो, चाहे कल्याण की बात कर लो, चाहे आप स्काई गोल्ड की बात कर लो, बट यहाँ पे हेजिंग इनकी है ही नहीं है। तो हेजिंग पॉलिसी का भी लेके भी मेरे को कंसर्न वो देखना पड़ेगा। साथ में एक दो कंसर्न मैंने पहले भी आपको बताने की कोशिश करी है। एक दूसरी कंपनी और है लाइक उत्सव सीजेड नाम से, उसके अंदर भी पंकज जी की, जो पंकज रघावत जी हैं, उनकी भी लगभग वहां पे 68% के आसपास में शेयर होल्डिंग है। तो वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। दोनों कंपनी आपकी गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर ही है, वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो भी एक फैक्टर है, तो उसी को सारा सोच समझ के लाइक हर एक इन्वेस्टर को यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो ये काइंड ऑफ हमने लाइक इस कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिस्कस करने की कोशिश करी है। एंड साथ में लाइक इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन पे क्या स्टेटस है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और डिटेल क्लैरिटी एक बार कल कॉन कॉल हो जाएगी तब मिल जाएगी आप अपन को। एंड साथ में क्या-क्या कंसर्न्स मेरे को यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। अब एक बार इस कंपनी का थोड़ा वेरिएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखो यार करंटली इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? लगभग आपका आई थिंक कितना 1000 करोड़ रुपए के आसपास, 1800 करोड़ रुपए के आसपास इनका मार्केट कैप है, राइट? नोट डाउन कर लिया था। एंड आपका एफआई 26 का रेवेन्यू कितना था? 2000 करोड़ रुपए के आसपास का। यदि ये लोग इनका गाइडेंस वही 60-70% के आसपास में है, बट इन लोगों ने क्वार्टर 1 के अंदर ही 700 करोड़ को
लाइक अचीव कर लिया है, तो मे बी ये लोग क्यूएनक्यू बेसिस पे ग्रोथ करेंगे, तो डेफिनेटली मानता हूँ कि ये लोग 3500 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। तो जो 3500 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू अचीव करेंगे, तो आप देखो यार इनका आपका कितना पैट बनेगा। गाइडेंस इनका वही 4% के पैट मार्जिन का है, बट अभी डिलीवर किया 7% के आसपास का। तो हम लोग फॉरवर्ड पैट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा पैट मार्जिन कंसीडर करें? इन लोगों ने जो कॉन कॉल में दिया था लास्ट कॉन कॉल के अंदर, मैं वही कंसीडर करूंगा। ऑल्दो कल जो दोबारा कॉन कॉल होगी उसके अंदर कुछ चेंज कर दें, तो एक बार हम लोग दोबारा उसको लाइक गो थ्रू कर लेंगे। बट एज ऑन डेट लाइक इनका जो एग्जिस्टिंग पैट मार्जिन की जो गाइडेंस जो लास्ट कॉन कॉल के अंदर दिया था 4% का, वो एक बार कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो कितना इनका लाइक आपका पैट बनेगा, 3500 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू, 4% का आपका लाइक पैट मार्जिन, तो इनका आपका पैट बना 140 करोड़ रुपीज के आसपास का। एफआई 26 का पैट कितना था? 140 करोड़ रुपए के आसपास का। क्यों था एफआई 26 का पैट 140 करोड़ रुपए का? बिकॉज जैसे आईपीओ से इनको जो पैसा मिला था ना लास्ट ईयर जुलाई अगस्त के अंदर, उस पैसे से इन लोगों ने काफी सारा यू कैन से मतलब गोल्ड खरीद लिया था, रॉ गोल्ड खरीद लिया था, इन्वेंटरी खरीद ली थी, उसको हेज नहीं किया था। और जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस भागे थे, आपको तो पता ही लास्ट लाइक जुलाई अगस्त के बाद कितने गोल्ड के प्राइसेस भागे थे, तो सारा का सारा इन्वेंटरी गेन का इनको फायदा मिला। बट यार मतलब जो इनको सीधी सी बात है, यदि कोई कंपनी को हमें जज करना है, तो कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन से जज करना है, ना कि आपने कोई स्पेकुलेट कर दिया गोल्ड को खरीद के कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए तो लाइक आपका इन्वेंटरी गेन मिला, आपके प्रॉफिट्स बढ़ गए। मतलब वो तो आप खुद भी कर सकते हो ना, यदि सपोज करो आपको लाइक गोल्ड ट्रेड करने का पूरा अच्छे से नॉलेज, अच्छे से आप सपोज करो फुल टाइम करते हो, तो आप भी कर सकते हो। उसके लिए थोड़ी आप कैपिटल एलोकेट करोगे शांति गोल्ड के अंदर, आप तो उस कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस के लिए एलोकेट करोगे ना, कि ऑपरेशनल इनकम कितनी, ऑपरेशनल प्रॉफिट कितना, उसके आप कैपिटल एलोकेट करोगे ना उस कंपनी के अंदर, वाला फैक्टर आता है। तो अब आप सोचोगे कि यार लाइक आपने तो 5-4% का यहाँ पे पैट मार्जिन लिया यार, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन पैट की ग्रोथ आएगी नहीं। हाँ यार, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज़ इन्होंने लास्ट कॉन कॉल के अंदर 4% का ही पैट मार्जिन बोला था। एक बार देखते हैं लेटेस्ट कॉन कॉल हो जाए, उसके अंदर कुछ चेंज कर दें तो बात अलग है। सो अब देखो 140 करोड़ का पैट है, 1800 करोड़ की मार्केट कैप है, तो आपका फॉरवर्ड पी बनेगा वही लगभग 13 के आसपास का। धंधे ग्रोथ रेट 70% के आसपास में है, ऑल्दो पैट की ग्रोथ रेट नहीं है यहाँ पे। मतलब यदि नॉर्मलाइज पैट माने तो मे बी 2000 करोड़ रुपीस में इनका नॉर्मलाइज पैट बनेगा लगभग 80 करोड़ रुपए के आसपास का। तो 80 करोड़ से 140 करोड़ के जंप के अंदर लगभग वही 70% के आसपास की जंप होनी चाहिए। तो ठीक है, फिर भी यदि सपोज करो मैं लाइक फॉरवर्ड पैक रेशियो के लिए बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड भी करूं, तो आपका फॉरवर्ड पैक बनता है वही 0.3 के आसपास में, राइट। अब देखो यार लाइक मतलब फॉरवर्ड पी रेशियो 13 का, धंधे ग्रोथ रेट आपका कितना 70% के आसपास में, तो आपका फॉरवर्ड पैक वही 0.2 0.25 के आसपास बनेगा। तो यार फॉरवर्ड पैक रेशियो के पर्सपेक्टिव से चीजें अट्रैक्टिव लग रही हैं, बट अगेन यहाँ पे कंसर्न्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट, ग्रॉस मार्जिन का कंसर्न, सेकंड हेजिंग पॉलिसी, थर्ड इज लाइक प्रमोटर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे उस सब के अंदर होल्डिंग है। वो वाले फैक्टर आप भूल मत जाना डिसीजन मेकिंग करने के लिए। तो वो वाली चीजें हैं, तो एक बार देखते हैं इनका लाइक एक जो इनका जो अकाउंटिंग मेथड है, ये लोग फीफो मेथड से आपका वेटेड एवरेज प्राइस पे शिफ्ट हुए थे, बिकॉज हेजिंग नहीं करते हैं। तो वो वाला एंगल भी है। तो इस सारी चीजें को पैरामीटर को देखते हुए, इन सारे कंसर्न्स रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए किसी इन्वेस्टर को यहाँ पे अपना डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, रादर देन कि यार से इनके धंधे में ग्रोथ रेट आ गया 145% की, आंख बंद करके कुछ भी डिसीजन ले लिया। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप जब कोई अपना डिसीजन मेकिंग करो कहीं पे किसी बिजनेस में अपना कैपिटल एलोकेट करने का, तो आप सोच समझ के बाकी के कंसर्न्स रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए ही सारा हमें एलोकेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइक फॉरवर्ड पैक रेशियो 0.2 का मिल गया तो चलो ठीक है जी, कुछ भी हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि लाइक कंपनी का बिजनेस खराब है, कुछ फलाना मन के कोई क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं रेज कर रहा है कंपनी के बिजनेस पे। मैं यहाँ पे एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से हमारा क्या थॉट प्रोसेस, क्या हमारा रवैया होना चाहिए कंपनी को लेके, वो कुछ लेमन लैंग्वेज वाली बात आपके साथ में करने की कोशिश करी है। तो आई थिंक जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा तो आप समझ गए होंगे, राइट। तो अगेन लाइक इस होल सोल मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करी शांति गोल्ड के अराउंड, कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है, पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी-बारी से कहता रहता हूं कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोग इतना डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश करूं कि आप भी अच्छे से समझ के एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारे क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।